निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ई स्त्रीलिंग है, जो बड़ी ई है इसकी दीदी, ये भी स्त्रीलिंग है। री ये भी स्त्रीलिंग है। ऊ दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी यही सब स्त्रीलिंग है और बाकी जो होते हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग ही इसमें होते हैं वर्णमाला में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापा दोस्तों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि बुढ़ापा में कोई जाति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, समुदाय का भी बोध नहीं हो रहा है। तो बुढ़ापा यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता, तो प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं। मूर्खता, तो ये मुंह भी नहीं होगा, मौ भी नहीं होगा, ता होगा या आ होगा? मूर्खता, तो मूर्खता में दोस्तों आ नहीं होगा, मूर्खता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ता, इसमें दोस्तों प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो यहां पर आपको बताना है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा। सूक्ष्म का दोस्तों हो जाएगा स्थूल हो जाएगा विलोम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सूक्ष्म का दोस्तों विलोम क्या होगा? तो ये होगा स्थूल। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। गाढ़ा पतला दोस्तों ये पतला, तो यहां पर। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोस्तों यहां पर आपको समास भी दोस्तों देखने पड़ेंगे। समास भी दोस्तों हमारे सिलेबस में है कनिष्ठ सहायक के लिए। बाकी फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको समास नहीं पढ़ना है। वीडियो और एग्जाम के लिए दोस्तों आपको समास नहीं पढ़ना है। केवल और केवल दोस्तों 5 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए आपको समास पढ़ना है और 3 से 4 क्वेश्चन तक दोस्तों पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा माता पिता। अब बताओ इसमें कोई आप किसको प्रधान मानेंगे, माता को पिता को? अब यहाँ पर दोस्तों दोनों पद जो हैं प्रधान है। उत्तर पद प्रधान दोस्तों ये होता है तत्पुरुष समास में होता है। उत्तर पद दोस्तों प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में होता है। जैसे मैंने लिखा राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो इसमें दोस्तों कुमार जो है, राजा कुमार दोस्तों जो है ये यहाँ पर प्रधान है। उत्तर पद प्रधान। पूर्व पद दोस्तों अव्यय, पूर्व पद प्रधान यानी कि अव्यय दोस्तों होता है ये अव्ययभाव समास में। तीसरा पद प्रधान दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा बहुव्रीहि समास में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पवित्र शब्द का संधि विग्रह यहाँ पर आपको बताना है। पवित्र, तो पवित्र में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर पोधनित्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, पवित्र। और इसमें संधि कौन सी होगी दोस्तों? इसमें होगी अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवित्र में पोधनित्र होगा इसका सही उत्तर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? दोस्तों 1, 3, 5 दोस्तों ये हमारे अल्प प्राण है। बाकी 2, 4 जो है वो महाप्राण है। ख दूसरे नंबर पर आता है, घ क ख ग घ चौथे नंबर पर, ट ठ दोस्तों 2 और 4 नंबर पर आ रहे, तो ये महाप्राण हो जाएंगे। ग यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है अल्प प्राण। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? दोस्तों कनक का समानार्थी दोस्तों कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो कनक यानी कि दोस्तों सोना, कनक यानी कि दोस्तों धतूरा, और गेहूं भी इसका होता है। तो मक्का दोस्तों नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चूरन का तत्सम शब्द है? तो जल्दी से यहां पर आपको बता रहा है चूरन का तत्सम दोस्तों ये हो जाएगा चक्षु दोस्तों नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा चूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। चूरन का हो जाएगा यहां पर हमारा जो तत्सम है दोस्तों ये है चूर्ण। अगला प्रश्न है, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर दोस्तों मधुर में जो है रॉ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये यहां पर आपको बताना। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। दोस्तों वे यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा होगा यहाँ पर सर्वनाम बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वे यहाँ पर पुरुषवाचक हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। दक्षिण और पश्चिम की दिशा के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दोस्तों एक सार्थक शब्द होगा। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दक्षिण और पश्चिम के लिए दोस्तों ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी
नैऋत्य। ये दोस्तों आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 दिशाएं बना ली हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये यहाँ पर दक्षिण है। ये दोस्तों यहाँ पर पूरब और उत्तर के बीच की दिशा दोस्तों, ये जो है यहाँ पर इसे कहते हैं ईशान, और दक्षिण और पूरब के दोस्तों जो यहाँ पर है इसे दोस्तों हम कहते हैं आग्नेय। और यहाँ पर पश्चिम और उत्तर के बीच की दोस्तों जो ये दिशा है ये पूछी जाती है तो ये कहते हैं वायव्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और जो यहाँ पर दोस्तों दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है इसे कहते हैं नैऋत्य। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो ये हो जाएगा नैऋत्य। अगला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं निशाचर कहते हैं, निशाकर दोस्तों नहीं कहते हैं, निशाचर। तो यहाँ पर दोस्तों निशाचर में दोस्तों कौन सा समास होगा दोस्तों, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। गुस्से का समानार्थी दोस्तों कौन सा यहाँ पर नहीं है। गुस्सा यानी कि क्रोध, इसको अमर्ष भी कहते हैं, रोष भी कहते हैं। तो अपकर्ष दोस्तों नहीं होगा, अपकर्ष का दोस्तों विलोम क्या होगा, उत्कर्ष होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मक्षिका किसका तत्सम है। ये यहाँ पर आपको बताना है। मक्षिका दोस्तों ये होगा, मक्षिका दोस्तों ये होगा मक्खी का होगा, मक्खी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। मक्षिका दोस्तों ये हो जाएगा मक्खी का। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा विद्यार्थी उदाहरण है दोस्तों। विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी, विद्या धन अर्थी दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम भी इस सिलेबस में दिया हुआ है, बाकी आपको सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। भाववाचक दोस्तों, गंगा जो है व्यक्तिवाचक है, जवानी भाववाचक है, बाकी पुस्तक जातिवाचक, तो ये ऑप्शन तो हमारा गया। और सूर्य, ये सूर्य दोस्तों ये नहीं होगा, सूर्य यानी कि ये व्यक्तिवाचक। और यहाँ पर समूह दोस्तों, ये समूह तो समूहवाचक ही हो जाएगा फिर। तो रसीला दोस्तों, रसीला भाववाचक है। कड़वाहट भाववाचक है। बुढ़ापा दोस्तों ये भी भाववाचक है। उन्नति दोस्तों ये भी यहाँ पर भाववाचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन रूप होगा दोस्तों, याचना का बहुवचन होगा, याचना ही होगा। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निकट के दोष को न देख पाना। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, चिराग तले अंधेरा, निकट के दोष को न देख पाना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कोई आपसे मिलने आया है, मैं रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। कोई को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, कोई आए, कुछ आए दोस्तों, ये सभी हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों। जो लगा हुआ है ये, इसे कहते हैं दोस्तों योजक चिन्ह कहते हैं, सामासिक चिन्ह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा दोस्तों उसे कहते हैं आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके लिए किया जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है, कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कुशल, कुशल यानी कि दोस्तों किसी में दक्ष है, किसी में निपुण है, प्रवीण है। तो अक्ष दोस्तों कुशल का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड का पहला प्रश्न है, तालेश्वर अल्मोड़ा। तो तालेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों, तालेश्वर अल्मोड़ा से निम्न में से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्टधातु अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो किससे संबंधित है दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्र। तो पौरव हो जाएगा इसका सही उत्तर, पौरव वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पवार शासक की मृत्यु कुमाऊं अभियान में युद्ध के समय हुई थी। तो किसकी दोस्तों हुई थी, महिपति शाह की ये हुई थी। ऑप्शन, इन्होंने अपना खुद जो है जीवन का मतलब कि बलिदान दे दिया था कुमाऊं के युद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिपति शाह, क्योंकि इन्होंने नागा साधु की हत्या कर दी थी, उसके कारण ये सब इन्होंने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। भू व्यवस्था सर्वप्रथम दोस्तों किसने की थी, ट्रेल ने की थी। ट्रेल ने दोस्तों लगभग 7 भूमि बंदोबस्त कराए थे। अगला प्रश्न है,
टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह का सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में है? दोस्तों आयोग इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आजकल पूछता है। तो अवधी, कुमाऊनी, दोस्तों ये तो होगा नहीं, गढ़वाली या ब्रिज? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ब्रिज भाषा में है सभासार नामक ग्रंथ महाराजा सुदर्शन शाह का, जो कि 7 खंडों में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियों के घटते क्रम में, ऊंची चोटियों के घटते क्रम में, तो पहले नंबर पर दोस्तों आएगा नंदा देवी, यानी कि सबसे पहले नंदा देवी। तो 3 ऑप्शन में ये ऑप्शन तो गया। नंदा देवी के बाद दोस्तों आएगा कामेट 7756। तो नंदा देवी के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही लग रहा है 7756। नंदा देवी पूर्वी दोस्तों है 7434। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1848 ईस्वी में चाय की खेती सीखने हेतु चीन भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था दोस्तों? ये भेजा गया था मिस्टर फॉर्चून को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर स्थित बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर किन जिलों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा बिनसर महादेव पौड़ी एवं चमोली। हरिद्वार बहुत दूर है और तो हरिद्वार इसमें भी है, तो ये होगा नहीं, तो ये हो जाएगा पौड़ी एवं चमोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कोलानी गांव चमोली का वह शतरंज खिलाड़ी जिसने अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त। दोस्तों ये नाम आपने सुना होगा परिमार्जन नेगी का, परिमार्जन नेगी का। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक ग्राम में आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये कहाँ किया गया? तो नैनीताल के दोस्तों भवाली में स्थापित किया गया है। याद रखेगा, जबरदस्त प्रश्न है, आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व मैदानी क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल आपको नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड ही है। कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय और मैदानी क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड ही है। मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, तो उत्तराखंड ही है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, चैतोला त्योहार उत्तराखंड राज्य के मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? दोस्तों ये चैते की चैतौली दोस्तों ये कहाँ? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या नहीं आएगा? शहद उत्पादन बिल्कुल है, वानिकी और लट्ठ बनाना ये भी है, मोटे अनाजों का उत्पादन, ये तीनों है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार के अवसर हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये कब किया गया था? सन 2004-05 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना भी आयोग ने सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से देख लेना है, परीक्षा वाणी में देख लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? दोस्तों 7 जनपदों में है, 1000 से अधिक है। सबसे पहले नंबर पर आएगा अल्मोड़ा 1139 है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी दोस्तों इनका सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, जंगबाजी, रैणता, हारुल, पराध नृत्य तथा मरोज जैसे लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर तो 3-4 हैं, जैसे सिर पे आ सकता है कि हारुल किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, और आ सकता है मरोज केवल एक ही भी आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जौनसारी जनजातियों के हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न आपका दोस्तों पढ़ा ही एग्जाम में नहीं आएगा, ये दोस्तों वहीं पर आपको सीधे दोस्तों एग्जाम में इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। तो जैव विविधता के ह्रास का कारण दोस्तों कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। कृषि का विस्तार बिल्कुल है, नगरीकरण है ही है, क्यों नहीं है, सड़कों का विस्तार है, तो बंजर भूमि का वनीकरण दोस्तों ये इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी दोस्तों नहीं है? कुसुम गंगा है, और रावण गंगा है, और रुच्छ नदी दोस्तों ये भी है। तो पिंडर दोस्तों नहीं है, क्योंकि पिंडर आएगी अलकनंदा में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। और मंदाकिनी दोस्तों नदी है केवल और केवल रुद्रप्रयाग में आपको देखने को मिलेगी मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है, सन
1868 में चमोली में गुडियार ताल में भूस्खलन से किस नदी में बाढ़ आई थी? तो ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, क्योंकि कोसी बहुत दूर है, नयार थोड़ी दूर, पिंडर भी नहीं, अलकनंदा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उधम सिंह नगर दोस्तों किस के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश के? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए। बिजनौर के साथ दोस्तों करता है, नैनीताल भी करता है, मुरादाबाद, रामपुर दोस्तों सभी करते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर दोस्तों ये थोड़ा दूर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंवार राजवंश में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता था है दोस्तों, कौन सा है? ये दोस्तों बैकर था, बैकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2017-18 के संदर्भ में प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले। तो सबसे कम भी आपको बताना है और सर्वाधिक भी बताना है। तो सर्वाधिक दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है 2017-18 के अनुसार दोस्तों ये है हरिद्वार है, और सबसे कम दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2011 को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित युवा नीति में कितने वर्ष के युवकों पर फोकस किया गया? दोस्तों जो 5 सितंबर 2011 को आई थी युवा नीति, और इसमें दोस्तों 18 से लेकर 35 वर्ष के युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, तिलहरी और हंसुला क्या है? दोस्तों ये आभूषण है, पर पहने कहाँ जाते हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो तिलहरी, हंसुला दोस्तों, सूता दोस्तों ये कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? दोस्तों तितली मैन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक स्मोटा को दोस्तों ये कहा जाता है तितली मैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों में से कौन एक नहीं था? रणजोर सिंह थापा बिल्कुल है, भैरव थापा ये भी था, हस्तिदल चौधरी ये भी था, मेदिनी प्रकार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्वधर्म समभाव, एक राष्ट्र एक ध्वज एक आत्मा के समर्थक तथा मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक दोस्तों कौन है? ये हैं सतपाल महाराज हैं, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? दोस्तों पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पेसमेकर निम्न में से किसकी क्रिया नियंत्रित करता है? दोस्तों किसकी करता है पेसमेकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय की करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों आपने बहुत पढ़ा होगा पहले, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर दोस्तों ये कार्य करती है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन बहुभूरणीय फल है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा आम जो है ये बहुभूरणीय फल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मछलियों, ऑयस्टर, श्रिम्प तथा केकड़ों का संवर्धन सामान्यतः किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है एक्वा कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अमीबा की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजेनहाफ ने की थी अमीबा की खोज, याद रखेगा, जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है। अगला है, इनमें से कौन सा गैर आर्थ्रोपोड जनित रोग है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, मलेरिया, डेंगू, टिटेनस या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटेनस जो है ये आर्थ्रोपोड रोग है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन साल्क ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हल्की धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, लिथियम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक निश्चित पते पर एक ही अब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है ईमेल स्पैमिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है विंडो कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, GIF का आशय दोस्तों यहां पर आपको बताना है दोस्तों, इसे कहते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट दोस्तों, इसकी ये फुल फॉर्म है, तो ये आपने देखी भी होगी। अगला प्रश्न है, ग्रुपवेयर होता है, तो ये यहां पर आपको बताना दोस्तों ग्रुपवेयर क्या होता है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है दोस्तों, कितने बिट को निरूपित करता है दोस्तों, 4 को करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।